स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हम पढ़ रहे थे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? यूवी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आईआर भी इम्पॉर्टेंट है, बट आईआर इजी गोइंग, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके। मैंने आपको कल बताया 3 टाइप ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एंगुलर वाइब्रेशन मतलब बेंडिंग वाइब्रेशन और ब्रीथिंग वाइब्रेशन। अब ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में कि किसको क्या कहते हैं, एग्जाम में आता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालना। अगर आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के इतिहास में देखो तो 3 बार 15-20 सालों में क्वेश्चन आए हुए, एक बार H2O का, एक बार NH3 का, एक बार CO2 का। क्लियर? तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन? तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर, ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अभी आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे काम हो जाएगा। क्लियर? कंपन की संख्या, कंपन की संख्या। देखो हमें कोई भी मॉलिक्यूल देंगे तो या तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। लीनियर नॉन लीनियर समझते हो? बोलो। क्लियर? ओके। मैंने कहा इफ, बोलो क्या हो, लीनियर, ओके, मॉलिक्यूल। बाद में नोट करना, 2 मिनट ध्यान दो। यदि क्या हो, रेखीय, बोलो अणु हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा CO2, आप बहुत अच्छे से जानते हो CO2 कैसा होता है, लीनियर होता है। क्लियर? ओके। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालने की ट्रिक होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? ओके। वो निकाला जाता है 3n-5 से। किससे निकाला जाता है? 3n-5 से। ओके। इस फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा सेकेंडों में। क्लियर? ओके। मैंने कहा 3n-5 में n जो है वो है नंबर ऑफ, क्लियर, नंबर ऑफ टोटल एटम। क्लियर? टोटल एटम। क्लियर? ओके। इन मॉलिक्यूल, ओके, इन, मैंने कहा मॉलिक्यूल। चलेगा? बोलो आपको किसी भी अणु में कुल परमाणुओं की संख्या। जैसा CO2 है तो कितने एटम है इसमें? 3 है। बोलो 3 है, बोलो। क्लियर? पता चल जाएगा। ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर 2 ही केस ले रहा हूँ। केस फर्स्ट, अगर मॉलिक्यूल कैसा हो, लीनियर, और केस सेकंड कैसा ले रहा हूँ, ओके, इफ, मैंने कहा बोलो क्या हो, नॉन लीनियर। क्लियर? ओके, मॉलिक्यूल। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल होता है दोनों में से एक होता है, या तो लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है, ज़्यादातर नॉन लीनियर ही होते हैं। क्लियर? यदि मैंने कहा बोलो आपका क्या हो, ए रेखीय। क्लियर? ओके, अणु, अणु हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पर NH3 है। क्लियर? पिरामिडल है, H2 है और एंगुलर है। बोलो केमिकल बॉन्डिंग में सब जानते ही है। बोलो क्लियर? ओके। मैंने कहा BF3 है, CH4 है। क्लियर? ऑल आर नॉन लीनियर। बोलो क्लियर, एटसेट्रा। क्लियर? ओके। तो इस केस में अगर आपको लगे कि नॉन लीनियर है तो आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है उसको निकालने का फॉर्मूला है 3n-6, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर? ओके। मैंने कहा 3n-6 का मतलब समझ गए, वही n क्या होगा, ओके, बोलो दिस वन मतलब समझ गए, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। यानी मेरे कहने का मतलब है जो भी अणु दिया, अणु में बोलो परमाणु, ओके, की मैंने कहा कुल संख्या। ओके, थोड़ी खत्म, बात समझ में आई? बोलो। अब अगर बात करते हैं एग्जाम में कैसा आता है, जैसे नंबर 1 पहले में जो आज तक सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं, ओके, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड है। H2 पूछते हैं, NH3 पूछते हैं, CO2 पूछते हैं, BF3 पूछ सकते हैं, C6H6 बेंजीन पूछ सकते हैं, वो सारे एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं। क्लियर? ओके। मैंने कहा एग्जाम में इतना सा आता है, H2O में कुल कंपन, ओके, की संख्या होती है। इतना सा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट, ओके, फाइंड आउट टोटल, मैंने कहा नंबर ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? ओके। ये लगभग 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर? ओके। तो अपने को तो निकालना आना चाहिए, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ऑप्शन आएगा 3, 4, बोलो 6, क्लियर, और नन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो 6 ऐसे। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो लीनियर है कि नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर है। कौन सा फॉर्मूला लगाना? 3n-5 -5 पे 3n-6,
3 एन माइनस, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? ओके, अभी हम सीख रहे हैं इसलिए अपन सब कुछ ऐसे लिख रहे हैं। बोलो क्लियर? जब सीख जाओगे तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आपको पता गिवन एन कितना है बोलो, तो आप नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसमें 3। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना हो जाएगा 3 माइनस, बोलो क्या करूं यहाँ पर 3। ओके, और माइनस 6, तो ये 3 3 क्या हुआ 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3। बोलो टिक हो जाएगा। बोलो क्लियर? ऐसे आप याद करके जाओगे H2 हो गए 3, H2 हो गए 3, पागल हो जाओगे। क्या बोल रहा हूँ समझ में? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो हम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं, कुछ भी दे तो करना आना चाहिए। एक बार एग्जाम में पूछा गया, ओके, बोलो आपका NH3 क्लियर में बोलो कंपन की कुल संख्या। ठीक है, संख्या बोले कुल संख्या बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो यहाँ पर फाइंड आउट, ओके, टोटल मैंने कहा नंबर ऑफ क्लियर ओके वाइब्रेशन इन NH3। अगेन कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन जो है क्लियर वो आपका मैंने कहा यहाँ पर ओके, बोलो वही 3 होगा, बोलो 4 होगा, क्लियर ओके, 5 होगा, 6 होगा। बोलो क्लियर ओके। बताओ सेकंडों का काम है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। पहले बताओ लीनियर है नॉन लीनियर है? बोलो आपका H H H। अरे समझे नहीं समझे? बोलो पिरामिडल शेप होता है। अल्टीमेटली हम जब केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें वैसे ही पता रहता है। बोलो क्लियर ओके। तो यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर 3n माइनस 6 क्लियर, तो 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 4 माइनस 6, ये कितना हो गया 12 माइनस 6 कितना आएगा? ओके, जो आएगा वो हम टिक कर देंगे। बोलो क्लियर? ऐसे ही एक बार CO2 का पूछा गया। क्लियर ओके, किसका पूछा? बोलो CO2 क्लियर में मैंने कहा में नंबर ऑफ मैंने कहा वाइब्रेशन। क्लियर ओके, वाइब्रेशन कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से देते हैं। क्लियर ओके यहाँ पर बोलो 3 क्लियर ओके, 4 मैंने कहा यहाँ पर 5 और 6 क्लियर। बोलो पहले तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर 3n माइनस 5 और n कितना है 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 5, बोलो 9 माइनस 5 कितना बचेगा 4, जो आएगा वो टिक कर देंगे। और समझे ही समझे? बोलो क्लियर? ऐसे ही अभी एक बार नेट के एग्जाम में ये पूछा गया C6H6 में नंबर ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर ओके, बोलो होंगे। बोलो चलेगा ऐसे क्वेश्चन? बोलो क्लियर ओके। ऑप्शन है 16 मैंने कहा 24 क्लियर 20 और नन, कोई दिक्कत नहीं। बोलो मैंने आपको सिखाया ये भी लीनियर नहीं होता है। अरे बेंजीन की स्ट्रक्चर तो जानते ही हो। तो आपको मैंने कहा नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या करोगे 3n माइनस 6 क्लियर। n कितना है इसमें? बोलो 12 और n कितना है 12 ओके तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ओके 3n माइनस मैंने कहा यहाँ पर कर दूँ कितना 12 माइनस 6, तो 12 12 12 कितना हो गए 36 और माइनस 6 करो कितना आएगा 30 ओके। तो यहाँ पर 30 ऑप्शन होगा। हम याद क्यों कर रहे हैं? और समझे जो आएगा वो टिक कर देंगे। बोलो क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब एडवांस एग्जाम्पल दे दे, सिंपल दे दे, करने का तरीका सबका सेम है। बोलो क्लियर ओके। तो आई होप हो जाएगा। बोलो मैंने आपको लगभग 4 बता दिए, तो आपको क्या पता चला कि हमें तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर हाँ या ना? ओके पहले बताओ ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? बोलो क्लियर ओके अरे समझे समझे? बोलो मतलब आपको IR के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। क्लियर
ओके, अब कोई के सर मैं यही भूल गया तो कि 5 के इसमें आइग्लाइज करना अरे समझे, बोलो गड़बड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो क्लियर। तो एक का पक्का याद होना चाहिए, बोलो क्लियर। अगर कोई आज के टाइम में लाइन क्रॉस कर जाता है तो लड़कियां क्या मारती है, पंच, समझ रहे हो, बोलो अरे क्या मारती है, पंच मतलब चांटा, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है लीनियर वाले में क्या आएगा, 3n-5, भूल जाओ तो क्लियर। अरे भाई अगर किसी को याद रहा वो यही भूल गया और 6 किस में था 5 किस में ले, सब गड़बड़ हो जाएगा ना, बोलो क्लियर। तो एक तो पक्का याद रहना चाहिए। कुछ मैंने बताया समझ में आएगी नहीं मेरी बात, बोलो ओके। ओके, याद नहीं रहे तो ऊपर लिख लेना बच्चा, ठीक है। क्या लिखेगा है? अपने हिसाब से लिख लेना, क्लियर, ओके। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, जो आप पढ़ते हो दिमाग में रहता है, बट जब एग्जाम में क्या होता है एकदम जब क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि 3n-5 करना सीख, अभी याद रहता है। जब आप सब कुछ पढ़ के जाते हो और एकदम क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक बार तो रिकॉल करना ही पड़ेगा कि क्या था उस समय, क्या होता है थोड़ा सा आपका सोचा हुआ आपको क्विक काम करवा देता है, बोलो क्लियर। बाकी तो मैंने तरीका बता ही दिया, बोलो आपको क्लियर, ओके। अगर किसी के दिमाग में सर हमें कैसे पता चलेगा लीनियर नॉन लीनियर, तो उसका पूरा टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं, केमिकल बॉन्डिंग। जिसने पढ़ा है उसको पता है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई भी मोलिक्यूल हो उसकी हम ज्योमेट्री स्ट्रक्चर तक बता सकते हैं सेकंडों में, क्लियर। उसके लिए भी अपना एक लॉजिक है, क्लियर, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाता हूँ। कोई भी कंपाउंड उसकी नेम ऑफ स्ट्रक्चर सेकंडों में बताई जा सकती, मतलब निकाली जा सकती है, बोलो क्लियर, ओके। सबसे पहली स्टेप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, देन जियोमेट्री, देन हम स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं, बोलो क्लियर, ओके। उसकी अपनी साइंस है पूरी, क्लियर, ओके। जो मैंने पहले कराए एग्जाम्पल तीनों वो एग्जाम में आए हुए हैं, H2O, NH3 और CO2, ज्यादातर यही पूछते हैं, बोलो क्लियर, ओके। हटा दूं? यूवी में कौन सा लॉ पढ़ा था, लैम्बार्ड बियर लॉ। तो आईआर में पढ़ेंगे हुक्स लॉ, क्या पढ़ेंगे, हुक्स लॉ, क्लियर। अब क्या पढ़ा रहा हूँ, हुक्स लॉ, देन फिंगरप्रिंट रीजन, बोलो क्लियर। देन कुछ फंक्शनल ग्रुप की, बोलो आपको वैल्यू का मैं लिस्ट बनवाऊंगा, क्लियर, ओके। हो गया ये, बोलो। ओके,
ओके, हो गया। हो गया। हुक्स लो बताओ, मैं बोलो आपको, क्लियर। मैंने 4-5 एग्जाम्पल सैंपल करा दिए, बोलो क्लियर। और वैसे पूछा भी इन्हीं में से जाता है जो मैंने आपको करवाए हैं, बोलो क्लियर। ओके। BF3 का वर्बली निकाल सकते हो, CH4 का वर्बली निकाल सकते हो। अरे बोलो समझे समझे, CH4 की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, बोलो क्लियर। तो बोलो ओके, हो जाएगा, बोलो। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट सीखे, बोलो। अच्छा, अब मैं क्या सिखा रहा हूँ, बोलो। मैंने कहा हुक्स लॉ, क्लियर। जैसे हम यूवी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बेयर लेम्बार्ट लॉ। ऐसे ही इसमें क्या पढ़ते हैं, हुक का नियम। केवल 2 मिनट ध्यान देना, अभी आपको बता दूंगा। हुक्स ने कहा कि देखो क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल है, क्लियर। और इनके बिटवीन क्या है, स्प्रिंग है, बोलो क्लियर। ओके, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग है। तो बोलो इनका जो कंबाइंड मास होगा, क्लियर। ओके, कंबाइंड मास, क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कंबाइंड, ओके, मास, ओके, समेकित द्रव्यमान, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो कंबाइंड मास होता है वो हमेशा m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होता है। पूरे साइंस के अंदर कभी भी आपको दो पार्टिकल दे और उनका कंबाइंड मास पूछे तो कंबाइंड मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बोलो क्लियर। एग्जामों में ये तक पूछा गया है बहुत सी बार, दो पार्टिकल देके उनका मास देके इनका कंबाइंड मास क्या होगा। तो कंबाइंड मास का फॉर्मूला क्या होता है, समझ में आया, बोलो m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके, अब आपको मैंने कहा हुक्स का स्टेटमेंट क्या है कि जब भी दो पार्टिकल की स्प्रिंग से बोलो आपके जुड़े होते हैं तो जो उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो बोलो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट, क्लियर, और कंबाइंड मास के रेशियो के रूट के बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हुक्स का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, बोलो आपको मैंने कहा के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्लियर। ओके, तो इसलिए मुझे पहले वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा कि कंबाइंड मास और के है क्या। ये तो क्या हो गया, बोलो स्प्रिंग नियतांक, क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने, बोलो, अरे स्प्रिंग नियतांक, क्लियर। और ये अभी बताया मैंने क्या है, बोलो कंबाइंड, ओके, मास, क्लियर। कंबाइंड मास मतलब मैंने कहा समेकित, ओके, बोलो द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट आप खुद ही पढ़ के बताओ क्या बोलेंगे। और ये क्या है, मैंने कहा वाइब्रेशन, क्लियर। ओके, मैंने कहा वाइब्रेशन, क्लियर। ओके, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, बोलो क्लियर। फ्रीक्वेंसी को ऐसे शो करता ही है, बोलो क्लियर, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ओके, कंपन आवृत्ति, बोलो क्लियर। तो अब मुझे बताओ कि हुक्स का स्टेटमेंट क्या है। तो आप कहोगे कि जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रेशियो ऑफ बोलो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट एंड कंबाइंड मास, बोलो क्लियर। ओके, इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो इन्होंने फिर इसको आगे मूव ऑन किया, क्लियर, कि बोलो आपका ये कंबाइंड फ्रीक्वेंसी के अपॉन कंबाइंड मास है, तो इसको हटाएंगे तो 1/2 एज ए कांस्टेंट होगा, क्लियर। ओके, ये इन्होंने बताया। अब अपने दिमाग में आता है कि हम ये सब क्यों याद रखें, हमें तो ये पता है अच्छे से कि T इजिकल टू क्या होता है, 2πm/k। और ये तो फिजिक्स में पढ़ते ही है ना, अरे मकान मालिक डिवाइड बाय किराएदार, बोलो क्लियर, हाँ या ना। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, बस कुछ नहीं करूँ, मैं इसको उल्टा कर दूँ तो बताओ सब उल्टा हो जाएगा। अरे सब उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ओके, मैं आपको कहूँ 1 टाइम पीरियड का मतलब ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ओके, 1/2 और यहाँ पर के और मास की जगह क्या लिख दो, कंबाइंड मास। बताओ इसके दिमाग में ये बात कैसे आई, समझ में आए। अरे हुक्स लॉ का स्टेटमेंट समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। ये मैंने कैसे लिखा है ये हम जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, और ये इन्होंने हुक्स लॉ ने बताया। बात एक ही है, बोलो क्लियर। एक बार वापस बताऊँ, समझ गए।
समझ के बोलो। पहले बताओ ये फॉर्मूला, इसको जब मैं एसएचएफ पढ़ाता हूँ बहुत पोस्टमार्टम इसका करता हूँ। क्लियर? ओके, वापस इधर आ जाते हैं। ये तो बैकअप दिया कि हुक्स लॉ का अगर आपको पता पूछे कि हुक के अनुसार वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अब उस समय वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के नाम से पूछेंगे तो 2π k/m, मतलब कंबाइंड मास डिवाइड बाय के, बोलो आपका 1/2π, अरे 4 अलग देंगे ना, तो उस समय आपको सपोज हुक्स लॉ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऐसा याद नहीं आए तो कम से कम ये बैकअप होना चाहिए, और इससे आप करके बोलो टिक कर सकते हो। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? ओके, अब हुक्स ने कहा, वैसे तो हुक्स का लॉ अपन ने बता दिया, हम थोड़ा सा इसमें ऐसे कर रहे हैं छेड़छाड़। मैथ्स कहता है बिंदास करो, कोई नहीं रोक सकता है, और कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, नीचे सी को डिवाइड किया इधर भी सी से डिवाइड कर दिया। अब मैंने कहा कि ये भी फिजिक्स का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी डिवाइड बाई लेमडा। अरे होती कि नहीं होती है बोलो? अच्छा, तो फिर अगर ऐसा होता है तो मैं बोलो अगर ऐसा करूं, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी डिवाइड बाय लेमडा। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये ऐसा करूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ या ना? अरे इसको इधर लाऊं तो कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ बोलो? क्लियर? अच्छा, तो फिर मुझे बताओ ये फ्रीक्वेंसी अपॉन सी की जगह 1/लेमडा 1/2π/c, बोलो आपका k/म्यू चलेगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, फिर मैंने कहा आपको यहाँ पर देखना, आपको पता है वेव नंबर कोई चीज़ होती है, अरे आईआर के अंदर सारा खेल ही किसका है बोलो? वेव नंबर का है। तो अल्टीमेटली मुझे हुक्स को वेव नंबर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। वेव नंबर का मतलब क्या होता है? इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। बोलो इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। कर सकता हूँ मैं बोलो आपको? क्लियर? तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। क्लियर? ओके, 1/2πc। क्लियर? ओके, k/ बोलो म्यू, यहाँ से कर दिया बोलो? क्लियर? अच्छा, इसको उधर ले जाऊँ, ले गया। क्लियर? 2πc और वेव नंबर ओके k/ कंबाइंड मास। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है बोलो? क्लियर? ओके, अब मैंने कहा कि अगर मैं रूट हटाना चाहूँ तो इधर स्क्वायर कर दूँ, 4πc², वेव नंबर इज इक्वल टू k/म्यू। नो प्रॉब्लम, कर सकता हूँ। ओके, तो मैं हाँ या ना? इधर भी स्क्वायर करूँ इधर भी स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा ना? 2 का स्क्वायर 4 हो गया। हाँ, ये तो π² बोलो? क्लियर? ओके, कर सकते हैं ऐसा बोलो? तो k स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? 4π²c², बोलो आपका वेव नंबर स्क्वायर इनटू म्यू। बताओ इसी फॉर्मेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू 4π²c², बोलो आपको मैंने कहा वेव बोलो नंबर और m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, एक ही बात है। पहले बताओ ये जितना भी मैंने आपको आगे से आगे किया, आपको ये तो सब सोच डेवलप करी बोलो, और समझे ओरिजिनलिटी क्या है? दिस वन। क्लियर? ओके, पहले बताओ आपको हुक्स लॉ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? आपको कहा जाए हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा सही फॉर्मूला नहीं है, तो आपको एक दे दे वेव नंबर के फॉर्म में, और एक दे दे बोलो समय लेमडा की फॉर्म में, एक दे दे आपको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो अल्टीमेटली तो ओरिजिनल चीज़ ध्यान रखनी, बाकी तो मैंने कन्वर्ट किया ना। तो आप भी क्या, अगर ऐसा आ जाए सामने तो चारों ऑप्शन में चेक कर लेंगे, जो सही होगा वो सही मान लेंगे, जो गलत होगा वो गलत मान लेंगे। बोलो क्लियर? ये तो केवल मैं सोच डेवलप करता हूँ, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, तो हम कभी भी कर सकते हैं। जो ही छोटी छोटी चीज़ें सिखाई है, वेव नंबर इनवर्स ऑफ लेमडा होता है, बोलो आपका फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है, सी डिवाइड बाई आपको फ्रीक्वेंसी इजिकल टू सी डिवाइड बाय लेमडा होता है, और पूरे फिजिक्स में ये यूज करते हैं कि नहीं करते हैं बोलो? क्लियर? ओके, आपको सर कहाँ करते हैं? देखो E बराबर h न्यू लिखते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पर सी डिवाइड बाय लेमडा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बोलो? अरे समझे ही समझे बोलो? क्लियर? तो वही तो मैंने लिखा, फ्रीक्वेंसी की जगह सी डिवाइड बाय लेमडा। ओके, और अल्टीमेटली अगर आपको हुक्स लॉ भी भूल जाओ तो इससे आप हुक्स लॉ का स्टेटमेंट ला सकते हो। अगर ये आ गया तो ये कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया? वही वापस आ गया। अरे समझे ही समझे? बस मास की जगह किसकी बात कर रहा हूँ? कंबाइंड मास की, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो इसमें मास एक सिंगल होता है, सिंगल मतलब ये स्प्रिंग होती है और ये मास होता है, और इसमें क्या हो रहा है? दो मास हो रहे हैं। अरे समझे? इसलिए कंबाइंड मास लेना पड़ रहा है।
मेरी बात समझ, सिंगल मास कंबाइंड मास का मतलब समझते हो? सिंगल मास मतलब एक मास और कंबाइंड मास का मतलब दो मास। ओके, और स्प्रिंग, अरे समझ के बोलो क्लियर? ओके, इसकी जगह मैंने ये कर दिया था। बोलो बात तो एक ही है ना, ये हो गया सिंगल मास और ये हो गया कंबाइंड मास। अरे समझे, बोलो क्लियर? ओके, पहले बताओ आपको हुक्स का लॉ समझ में आया? बोलो ओके, नोट करो। स्टेटमेंट लिखाऊंगा, समझ के बोलो, समझ गए ना? बोलो ओके। स्टेटमेंट है कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड कंबाइंड मास। एक बार वापस बोलूँ, समझ के बोलो। मैंने कहा कि वाइब्रेशन अकॉर्डिंग टू हुक्स, क्लियर? पूरा लिखो, अकॉर्डिंग टू हुक्स, हुक के अनुसार वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रेशियो ऑफ spring constant and combined mass, directly proportional to root of ratio of spring constant and combined mass। बट आपको ऑब्जेक्टिव में वैसे ही पता चल रहा है ना? बोलो हुक के अनुसार कंपन आवर्ती स्प्रिंग नियतांक और समेकित द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के समानुपाती होती है। अरे समझे, बोलो क्लियर? नेक्स्ट करूं मैं? ओके, बैकअप लॉजिक मैंने इसलिए बताया कि हुक्स लॉ कभी भी सोचो तो उसके बारे में बना सकते हो। बोलो क्लियर? जैसे लेम्बार्ड बियर लॉ समझ में आया था? बोलो ओके। बोलो पहले अलग लेम्बार्ड था, बियर था, दोनों मिलकर लेम्बार्ड बियर हो गया। क्लियर?
ओके। अब एक और छोटा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिंगरप्रिंट रीजन। बहुत बार उससे भी क्वेश्चन आते हैं, अंगुली छाप क्षेत्र। क्लियर? ओके। हटा दूं मैं, बोलो आपको? ओके, हो गया ये? बोलो। बुक स्लो भी समझ में आया? बोलो। अब मैंने लिखा यहाँ पर फिंगर। ओके, मैंने कहा फिंगर प्रिंट रीजन। क्लियर? ओके। अंगुली छाप क्षेत्र। क्लियर? छोटा सा कंटेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा वापस 5 मिनट सुनो। मैंने कहा जिस तरह से दो पर्सन का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही क्या होता है कि जो हमारा आईआर क्षेत्र है उसके अंदर एक छोटा सा क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर्स भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी दर्शाते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा आइसोमर है। वापस समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बोलो आईआर के अंदर अलग अलग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब एक ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के दो आइसोमर्स क्लियर की फ्रीक्वेंसी हमें पता लगानी होती है। तो क्या होता है कि एक आईआर के अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा होता है, एक छोटी सी रेंज होती है जहां पर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के आइसोमर्स की भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। बोलो क्लियर? फिंगरप्रिंट रीजन नाम क्यों दिया गया है? कि जिस तरह से हर इंसान का फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग अलग होता है। दुनिया में हर दो इंसान का अलग अलग होता है, वैसे ही आईआर के अंदर भी एक छोटा सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर्स, आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बोलो क्लियर, की भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। बोलो क्लियर? तो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो आइसोमर्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग किस रीजन में होगी, तो फिंगर प्रिंट रीजन में होगी। अब एग्जाम में पूछा जाता है फिंगरप्रिंट रीजन की रेंज की, बोलो पर रेंज क्या है, इस रेंज में भी सबसे बेस्ट कौन सा है? बोलो 3 पार्ट है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स में। क्लियर? ओके, थोड़ा सा ध्यान से समझ। पहले मीनिंग समझ में आया? बोलो मीनिंग क्या बताया मैंने आपको कि बोलो आई आर। क्लियर? रीजन। ओके, बोलो आई आर मतलब इंफ्रारेड क्षेत्र। क्लियर? में बोलो वह रीजन। क्लियर? ओके, वह स्मॉल रीजन, वह छोटा क्षेत्र। क्लियर? ओके, छोटा क्षेत्र जिसमें मैंने कहा जिसमें बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। क्लियर? ओके, यौगिक के बोलो दो दो आइसोमर्स। क्लियर? आइसोमर्स। क्लियर? आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? समावयी। क्लियर? ओके, की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन ओके फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर? फ्रीक्वेंसी मैंने कहा कंपन आवर्ती। क्लियर? कंपन आवर्ती ओके अलग अलग। ओके, बोलो डिफरेंट, मैंने कहा डिफरेंट। क्लियर? ओके, डिफरेंट डिफरेंट मैंने कहा होती है। क्लियर? ओके बोलो होती है। ओके, इस रीजन को, इस क्षेत्र को ओके क्या कहते हैं? फिंगर प्रिंट रीजन। अब हम पूरा पूरा नाम ना लिख करके एफ पी आर, बोलो क्लियर? एफ पी आर का मतलब क्या हो जाएगा? फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। ओके, और मैंने कहा इसको ये नाम क्यों दिया गया है, तो वो आप अंडरस्टूड है कि हर दो इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही आईआर के अंदर एक छोटा सा ऐसा रीजन होता है जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर्स की भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अब आपको मैंने कहा
कि नंबर 2 सबसे पहले मैंने कहा बोलो FIR होता क्या है, बोलो इसकी रेंज क्या है। FIR मतलब फिंगरप्रिंट रीजन। तो 1650 सेंटीमीटर इनवर्स से मैंने कहा 665 सेंटीमीटर इनवर्स, ये है वो फिंगरप्रिंट रीजन। बोलो क्लियर। ओके, ये क्या है बोलो, मैंने कहा फिंगर प्रिंट रीजन। हमें 100% यहाँ से पता चल रहा है कि ये रीजन वेव नंबर को बताता है। और किसको बताता है? वेव नंबर को। मैंने आपको बोलो NIR, OIR और FIR का वेव लेंथ का ऑर्डर बताया था। क्या बताया था? 0.8 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर, ये है NIR। 2.5 से 15 माइक्रोमीटर क्या बताया था? OIR। और बोलो 15 से 200 बोलो आपको क्या बताया मैंने? FIR बताया। बोलो क्लियर। तो इसका मतलब ये तो हो गया IR का लंबा चौड़ा क्षेत्र। क्लियर, अगर समझे बोलो क्लियर। तो इसको अगर हम करेंगे वेव नंबर में तो वेव नंबर भी आएगा। बोलो क्लियर। उस वेव नंबर के अंदर छोटा सा एरिया जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? 1650 सेंटीमीटर इनवर्स से बोलो आपका 665 बोलो सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं FIR। अब क्या होता है, इसके भी 3 पार्ट है। बोलो क्लियर। कि एक तो पूछना कि FIR की रेंज क्या है, एक पूछना FIR में भी सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र कौन सा है। तो इसके अंदर फिर 3 क्षेत्र हैं। बोलो क्लियर। ओके, यहाँ पर पहले तो मैं ऐसे बता देता हूँ, ये 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पर ध्यान से समझना। क्लियर। ओके, और यहाँ पर कर देता हूँ 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, यहाँ पर मैंने कहा ये 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये बोलो 665 सेंटीमीटर से। लैंग्वेज से ज़्यादा मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ज़्यादा ध्यान रहेगा। बोलो क्लियर। ये 665 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको मैंने क्या कहा कि भाई ये तो हो गया हमारा यहाँ से लगाकर FIR। क्लियर। और ये जो होता है 4000 से 1650, एक्चुअली इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। ओके, फंक्शनल ग्रुप मैंने कहा रीजन। क्लियर। ओके, पहले बताओ ये क्या है? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनका रीजन है। किस फंक्शनल ग्रुप की बोलो आपका ये वेव नंबर क्या होता है, मैं अभी उसकी लिस्ट बनाऊंगा, हालांकि वो याद कभी होगी नहीं। बोलो क्लियर। लेकिन अपन कोई खड़ूस से खड़ूस एग्जामिनर होगा वही पूछेगा। बोलो क्लियर। बाकी तो आपको मैंने कहा IRU में इतने कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। बोलो क्लियर। लेकिन कुछ होते हैं ना खुंदस खाया हुआ है, कर कैसे लेगा। मेरी बात समझ में है तो उसकी कोई टेंशन नहीं, ऐसे छोड़ देना चाहिए। बोलो क्लियर। मैं तो अभी आपको बनाऊंगा। मतलब अब आपको ये सोचना है कि अगर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऊटपटांग जो फैक्ट बेस्ड है, बोलो क्लियर, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बोलो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में, आजकल ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं और समझे बोलो क्लियर। तो उसमें हम डाटा हर चीज़ का याद थोड़ी रख सकते हैं, हम तो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। बोलो क्लियर। ओके, और जो अच्छा एग्जामिनर होगा वो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर। फिर भी आपको मैं अभी 10 15 20 तो कम से कम लिस्ट बना ही दूंगा। क्लियर। ये क्या लिखा मैंने? क्रियात्मक क्षेत्र रीजन। अब क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप में भी तो आइसोमर्स होते हैं। आज एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है। फिर उनको कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए है IR। बोलो क्लियर। अब IR को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। बोलो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कैसे किया मैंने, समझ में आया? बोलो। एक किया मैंने 1650 से 1450, एक मैंने किया 1450 से 1000, और एक किया 1000 से 665। और ये जो होता है वो मैंने कहा एल्केन है। बोलो आपको मैंने कहा, यानी यहाँ पर मैं कहूँ हाइड्रोकार्बन लिख देता हूँ। क्लियर। हाइड्रोकार्बन। क्लियर। ओके, एंड एरोमेटिक। क्लियर। एरोमेटिक मैंने कहा आइसोमर्स। क्लियर। ओके, आइसोमर्स मैंने कहा ओके रीजन। क्लियर। ओके, मतलब आपको मुझे बताओ कोई भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक है, उनके आइसोमर्स का बोलो डिफरेंशिएट करने वाला रीजन कौन सा है? ये वाला है। क्लियर। ओके, और इसको माना जाता है बेस्ट, मैंने कहा FIR। ओके, देखो 2 तरह का क्वेश्चन है। FIR की रेंज यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन अंगुली छाप क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रीजन कौन सा होता है? तो 1400 सेंटीमीटर से
1000। बोलो क्लियर। अब 1000 की जगह 999 लिखा हो चलेगा, और समझो वो तो कॉमन सेंस लगाना है। क्या बोल रहा हूँ, सब बहुत सी बार एग्जाम में 999 भी होता, बट मैं क्यों लिखूँ 999, और समझे पहले डाटा याद रहेगा तो काम होगा। बोलो अपन ने सिंपल से 1665 और बोलो क्या लिखा 1650, ओके, और 1400, 1000 और 665। बाकी तो अपना अगर आपको ये भी याद है तो भी 4 ऑप्शन में काम हो जाएगा। अगर उसने 1200 900 दे रखा है, एक बोलो 1700 1000 दे रखा, अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा ये क्या लिखा, बेस्ट एफ आई आर। बेस्ट एफ आई आर का मतलब बोलो बेस्ट, मैंने कहा फिंगर एफ पी आर, बोलो क्लियर, अरे सॉरी, बोलो क्लियर, बोलो फिंगरप्रिंट रीजन, मतलब ये सर्वश्रेष्ठ रेंज है। बोलो क्लियर। ओके, और इसमें मैंने कहा बोलो आपका अल्कोहल, क्लियर, ओके, ईथर, बोलो क्लियर, ओके, नाइट्रो कंपाउंड, क्लियर, ओके, ठीक है, बोलो आइसोमर्स, मैंने कहा आइसोमर्स रीजन। मैं बार बार आइसोमर्स क्यों वर्ड लिख रहा हूँ समझ रहे हो, बोलो क्लियर, और बाकी तो अलग अलग का तो वही हो जाएगा। बोलो आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ, क्लियर, ओके। हालांकि ये किस किस के लिए, ये कोई नहीं पूछेगा। बोलो ये मतलब क्या कर रहा हूँ समझ रहे हो, बोलो ओके, ऐसे बोलो क्लियर, ओके। बट आपको हिंदी में लिखो कि समझ आओगे। बेस एफ पी आर का मतलब क्या है, इस अंगुली छाप क्षेत्र का भी सर्वश्रेष्ठ रीजन, बोलो क्लियर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये वाला जो 1000 से ये वाला होता है, मैंने कहा सी सी एल, ओके, सी बी आर, सी आई, बोलो क्लियर, ओके, मैंने कहा आइसोमर्स, ओके, रीजन, मेरे कहने का मतलब रीजन, क्लियर। आज आपको पता है कि 1 डिग्री एल की हेलाइट भी हो सकता है, 2 डिग्री एल की हेलाइट भी हो सकता है, वो भी तो आइसोमर्स हो सकते हैं, और समझे, बोलो क्लियर, आइसोमर्स, मैंने कहा आपको रीजन, क्लियर, ओके। तो आई होप मैंने ये जो आपको बनाया है ये समझ में आया होगा। मैंने इसको साथ इसकी क्यों एंट्री की समझ में आया, बोलो आपको पता होना चाहिए क्रियात्मक, ओके, समूह, क्लियर, क्षेत्र ये होता है, क्लियर। और ये जो एफ पी आर होता है, बोलो अंगुली छाप क्षेत्र होता है, क्लियर, अंगुली छाप क्षेत्र जो होता है, क्लियर, ओके, ये किसके लिए होता है, फॉर आइसोमर्स, क्लियर, ओके। आइसोमर्स मतलब किसके लिए होता है, समावयों के लिए, क्लियर, ओके। तो आपको मैंने ये जो बताया समझ में आया। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एफ पी आर फिंगरप्रिंट रीजन क्षेत्र की बोलो वेव नंबर रेंज क्या होगी, तो ऐसे देते हैं, बोलो अंगुली छाप क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ रेंज क्या होगी। अपने को तो ये याद होना चाहिए, बाकी सब कुछ डिपेंड ऑन ऑप्शन। बोलो अगर आपको ये याद है तो ऑप्शन निकल जाएगा। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है 1400 1000 दिया ही जाए, आपको 1300 से 900 भी दे सकता है, वो भी चलेगा। अरे समझे समझे, वो तो आपको वहाँ आंसर निकालना आना चाहिए। मिस्टेक क्या आती है, बहुत सी बार क्या सोचते हैं कि सर आपने तो ये 1400 1000 लिखा है बात, अरे भाई तो आपको आंसर निकालने का तरीका तो आना चाहिए ना, कोई एग्जैक्ट थोड़ी, कभी बहुत सी बार 999 भी यहाँ पर दे देते हैं तो चलेगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, हाँ ऐसा कभी नहीं देंगे 1400 950, 1400 1000, फिर तो एग्जामिनर तुम ही कर लो, हर समझे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोलो क्लियर, ओके, आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करोगे क्या। हाँ, अरे ये एफ आई आर क्यों हो रहा है, क्लियर, फिंगरप्रिंट रीजन बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए।
ओके, ठीक है। ये तो पहले मैंने किसकी रेंज बताई, एफ पी आर की। बट बहुत सी बार एफ पी आर के अंदर भी सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र पूछते हैं, बेस्ट एफ पी आर पूछते हैं, तो उसके लिए ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट करूं? ओके, ये भी समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ये तो सीखे बोलो आपको? क्लियर? ओके। अब क्या होता है, यहां पर मैंने लिखा एप्लीकेशन ऑफ आई आर। क्लियर? तो यहां पर मैंने कहा कि पहला है एंगुलर स्ट्रेन। क्लियर? ओके, कोणीय विकृति। ठीक है, इधर ध्यान दो। एग्जाम में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्ट्रेन। क्लियर? यानी जिस स्ट्रक्चर का एंगुलर स्ट्रेन कोणीय विकृति ज्यादा होगी उसकी कंपन आवृत्ति भी ज्यादा होगी। क्लियर? ओके, कंपन आवृत्ति जो होती है, क्लियर,
ओके, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एंगुलर कोणीय विकृति। क्लियर? ओके। और एंगुलर स्ट्रेन निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है जो मैं जीओसी में सिखाता हूँ, वापस बता देता हूँ। एंगुलर स्ट्रेन कैसे निकाली जाती है, बोलो। क्लियर? ओके। पहले तो आपको मैंने कहा जैसे ये एक बेंजीन है और ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, और बोलो ये मैंने कहा ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, और ये सब है। जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी उनमें एंगुलर स्ट्रेन कोणीय विकृति जरूर होती है। और ऐसा होता है कि जितनी साइज छोटी होगी साइक्लिक स्ट्रक्चर की उतनी एंगुलर स्ट्रेन ज़्यादा होगी। और समझे, कम जगह में लोग होंगे तो डुसुम डुसुम तो होगा ही होगा, बोलो। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम यूँ सोचें तो इधर से इधर जाने पर एंगुलर स्ट्रेन क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? एंगुलर स्ट्रेन क्या होती है? इंक्रीज। क्लियर? लेकिन एक्चुअली एंगुलर स्ट्रेन ऐसे नहीं सोचा जाता है, एंगुलर स्ट्रेन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्लियर? ओके। तो आपको अब मैं बता रहा हूँ कि एंगुलर स्ट्रेन कैसे निकाली जाती है। क्लियर? ओके। एंगुलर स्ट्रेन कोणीय विकृति का फॉर्मूला होता है 1/2 10 मैंने कहा, बोलो 9। ओके, बोलो यहाँ पर माइनस थीटा। क्लियर? ओके। 105 लिख लो तो भी चलेगा। ओके। तो आप इसका मुझे क्या पता चला कि आज जैसे ये 120 है, ये मैंने कहा 105 है, ये बोलो 90 है। क्लियर? अरे ये लो खुश, ये 90 है, ये 60 है। तो बताओ जैसे एंगल कम होगा एंगुलर स्ट्रेन क्या होगी? बढ़ेगी। अरे समझे नहीं समझे? अपने को सोल्व नहीं करना, मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपका ये इंक्रीज होगा तो एंगुलर स्ट्रेन क्या होगी? बोलो, आप कहोगे डिक्रीज। और समझे? बोलो। तो इसीलिए इसका एंगल कम है तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन क्या होगी? ज़्यादा। बोलो। क्लियर? ओके। अरे हाँ या ना? ओके। तो अगर हम यहाँ पर पिछली बार सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, बोलो। क्लियर? ओके। बोलो यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट, ओके, ये सेकंड। क्लियर? ओके, ये थर्ड, ओके, और ये फोर्थ। क्लियर? ओके। फाइंड आउट, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ओके, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ओके। पहले बताओ, कर सकते हैं? आपको क्या पूछा? कंपन आवृत्ति। क्लियर? ओके। कंपन आवृत्ति का बढ़ता क्रम, क्लियर, ओके, होगा। आपको बस एक ही बात याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्ट्रेन, यानी एंगुलर स्ट्रेन से हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम किसकी ज़्यादा किसकी पता लगा सकते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो हो जाएगा। सबसे पहले किसको रखूंगा? जिसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। सबसे कम किसकी होगी? सेकेंड की। ओके। उसके बाद कौन आएगा? फर्स्ट। उसके बाद कौन आएगा? फोर्थ। उसके बाद कौन आएगा? थर्ड। और समझे? बोलो। क्लियर? अब जो मैंने लॉजिक बताया, आप ये नहीं, इसकी जगह कोई भी एग्जांपल हो, जैसे ये तो मैंने एक बताया, बोलो। क्लियर? अगर आपको एग्जामिनर ऐसा भी दे दे, बोलो। क्लियर? ये नंबर 2। क्लियर? आपको ऐसा भी दे दे, बोलो। क्लियर? ऐसा भी दे दे, बोलो। क्लियर? ओके। ऐसा भी दे दे, ये मैंने कहा फर्स्ट। क्लियर? ओके। बोलो। अब तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ और ऐसे एग्जांपल बता दो, बोलो। क्लियर? ओके। मैंने कहा ये। क्लियर? ओके। आपको ऐसा भी दे दे। क्लियर? ओके। बस हुआ कुछ नहीं है, हेप्टेनॉन है, साइक्लोहेप्टेनॉन है, साइक्लोहेक्सेनॉन है। अरे समझे ही समझे? बोलो। क्लियर? ओके। मैंने कहा आपको अरे समझे? एक ही बात है। अच्छा, इसकी जगह आपको ये दे दे। पहले बताओ ये सब मैं किसका ऑर्डर बता रहा हूँ? आप कहोगे अरे नहीं, बोलो। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ओके, का इंक्रीजिंग ऑर्डर। और मैंने कहा एंगुलर स्ट्रेन भी क्या होगा?
एंगुलर स्ट्रेन का भी पूछ ले और एंगुलर स्ट्रेन का ऑर्डर पूछ ले तो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशन का मतलब समझे बोलो। और एक चीज के साथ दो चीज बता रहा हूँ, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम किसकी होगी, तो हम एंगुलर स्ट्रेन से देखेंगे, और एंगुलर स्ट्रेन पूछे तो भी काम हो जाएगा। इसकी जगह आपको ये एग्जांपल दे दे, बोलो क्लियर, ओके, ये दे दे, ये दे दे, बोलो क्लियर, मैं जान के ऐसे, क्लियर, ओके, ये दे दे, बोलो क्लियर। अरे तो भी चलेगा, ये इतर वाले हैं, अरे ये ऑन है, ये सिंपल है, अरे समझ के बोलो क्लियर। मतलब इन सब का आंसर देने का तरीका ये है, बोलो क्लियर। पहले बताओ समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। मतलब किस जगह से क्वेश्चन उठाएगा वो हमें नहीं पता, हमें सब पता होना चाहिए कि आईआर एक्टिव इनएक्टिव का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए वो भी चाहिए, पता होना चाहिए। और आपको तीन तरह के मैंने स्ट्रेचिंग किस में कौन सा होता है वो भी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ वाइब्रेशन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बोलो क्लियर, ओके, क्योंकि वो वही कर सकता है जिसको उसका ट्रिक पता हो, बाकी तो मैंने कहा ना निकाल नहीं सकते हो, क्लियर। उसके बाद फिंगरप्रिंट रीजन तो फेवरेट है, बोलो क्लियर। हुक्स लो आपको समझ में आ ही गया, और ये वाला एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता ही दिया, बोलो क्लियर। और जो हमारा यूवी था, यूवी में तो बहुत सारे बन रहे थे, लैम्डा मैक्सिमम का तो पक्का आता है, बोलो क्लियर। और बहुत सी बार आपको 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वो भी मैंने आपको सिखाया, बोलो। और इनोन भी सिखाया और डाई इन भी सिखाया, हल्का सा फर्क है, ध्यान रखना है, बोलो क्लियर, ओके। और लैम्बार्ड बियर लो भी समझ में आया। पहले बताओ स्पेक्ट्रोस्कोप भी समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर, ओके, नोट कर लो, ये आया समझ में क्या सिखाना चाह रहा हूँ, बोलो ओके। क्या देख, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस थी, बोलो क्लियर, ओके। इसमें रेंज पता होनी चाहिए तो कर पाओगे, बोलो क्लियर, ओके। मतलब फिंगरप्रिंट रीजन अपने आप में आईआर की जान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बोलो क्लियर, ओके। ठीक है, कुछ ग्रुप की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखा हूं मैं आपको, याद होने वाली नहीं है, बोलो क्लियर। आपके पड़ोसियों के रिश्तेदारों के बारे में नाम वाम पता है क्या आपको, अरे नहीं पता है ना, बोलो क्लियर। वैसे ही बोलो यहाँ पर भी दुनिया भर की फ्रीक्वेंसियाँ होती है, क्लियर। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, बोलो क्लियर, ओके। इसकी जगह आप सिंपल कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रख सकते हो, जितनी रिंग छोटी होगी उतनी एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होगी, और समझे बोलो। और जितनी एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होगी उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, बोलो क्लियर, ओके। ठीक है, तो मैंने उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, बोलो क्लियर, ओके।
अभी पता है आपको, कल 12,000 सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी हो गई है। बोलो क्लियर? मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी आने का सिस्टम पता है कि नहीं पता आपको? बोलो। मतलब अभी 3-4 साल से सीटें कम आने का रीजन है कि डीपीसी पे बैंड था। बोलो क्लियर? तो मतलब एक रूल बना हुआ है कि सीटें भले 50,000 स्कूलों में खाली हो, गवर्नमेंट निकालने का एक रूल है, बहुत सालों पहले बना हुआ है कि जितना आप प्रमोशन करोगे उतनी वैकेंसी निकाल सकते हो, एक सीट भी एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते हो। तो 3-4 साल से क्या डीपीसी पे बैंड लगा हुआ था। तो डीपीसी पे बैंड लगा हुआ था तो गवर्नमेंट चाह कर भी जैसे अपन कितना भी प्रेशर बना लो तो भी गवर्नमेंट वैकेंसी सीट नंबर ज़्यादा नहीं निकाल सकती। अभी बोलो 12,500 समथिंग सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बने, तो वो सीटें मतलब वो डीपीसी तो वो तो सीट गवर्नमेंट निकाल ही सकती है। उसके अलावा जो और रिटायर्ड होते हैं बहुत सारे, बोलो क्लियर? ओके। इसीलिए फर्स्ट ग्रेड में भी क्या सीटें बहुत सारी खाली है, लेकिन अगर इनका नहीं हुआ तो आगे वापस प्रिंसिपल में नहीं होता। बोलो क्लियर? डीपीसी 3-4 साल से बोलो हाई कोर्ट मतलब इसमें चला, कोर्ट पे चल रहा केस, इस वजह से बोलो हो ही नहीं पा रही थी। क्लियर हो गया ये? बोलो ओके। ओके ये आया क्वेश्चन समझ में? बोलो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो क्लियर? वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्ट्रेंथ। बोलो क्लियर? फिर ये क्या बताया मैंने, ऐसे भी दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर? टॉपिक आया समझ में? बोलो आपको क्लियर? ओके ओके ठीक है। ऐसा डरावने दे तो भी वही बात है, और समझे? बोलो क्लियर? जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वो सब पर वैलिड है। बोलो क्लियर? चाहे ऑन वाला दे, चाहे ईथर वाला दे, चाहे प्लेन दे। बोलो क्लियर? ओके। ये और ये अलग है। ये साइक्लो हेप्टेनॉन है, ये साइक्लो हेक्सेनॉन है, उसमें कार्बन की संख्या 7 है। बोलो क्लियर? ओके। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ओके। हटा दूं मैं? बोलो ओके। अब वो, अरे ओके ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा सम इम्पोर्टेंट। क्लियर? ओके। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड
ओके, आई आर फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ओके, याद होगी नहीं, मैं आपको लिस्ट है वो बनवा देता हूँ। क्लियर, कुछ महत्वपूर्ण ओके यौगिकों की आई आर आवर्ती मान। क्लियर, मान। क्लियर, ओके। इधर कंपाउंड और इधर वैल्यू। क्लियर, ओके। जो ऑफिशियली लिस्ट है, थ्री थ्री 50 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, हाँ।
ओके, जानते हो नहीं जानते हो इनको? अरे बोलो प्राइमरी में, सेकेंडरी बोलो एमीन, एल्कोहल, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, एमाइड, आपका एस्टर, एनहाइड्राइड, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ईथर और नाइट्रो। समझे समझे? याद होगी नहीं और याद करनी भी नहीं है। और समझे समझे बोलो क्लियर? क्या बोला मैंने, समझ में आया बोलो आपको? ओके।